दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 10th क्लास ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे दोस्तों विज्ञान विषय के। ठीक है, यानी साइंस के हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है रुक जाना नहीं के जो भी छात्र हैं, है ना। रुक जाना नहीं में जिसने जिसने भी फॉर्म भरा है दोस्तों याद रखिएगा, लगभग 30 मार्क्स है ना, 25 से 30 मार्क्स के लगभग जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी कोशिश करूंगा पूरी कि आपको विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार पूछे जाएंगे, है ना, वो सबसे मैं आपको अवगत करा सकूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और जो भी रुक जाना नहीं के बच्चे हैं या सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं उनकी मदद हो सके। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, साइंस में जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। जैसे तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आपके आएगा ही आएगा, है ना। तो तंत्रिका कोशिका की हम बात करते हैं। तंत्रिका कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि तंत्रिका कोशिका जो है उसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। या फिर ये पूछ ले आपसे कि तंत्रिका कोशिका की क्रियात्मक इकाई या इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। ओके, इसको नर्व सेल भी कहा जाता है ना, या तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं या फिर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई। ठीक, न्यूरॉन कहा जाता है। इसका चित्र भी बहुत बार आया है दोस्तों, इस साल भी पेपर में आया था। इस टाइप का कुछ चित्र होता है इसका, ये होता है इसका एक्सॉन। ठीक है, इस टाइप से कुछ इसका एक्सॉन होता है, इस टाइप से फिलामेंट्स पाए जाते हैं पीछे, और यहाँ पे इस टाइप की इसकी संरचना होती है। ये देखने के बाद तो आपको चित्र पूरा याद आ गया होगा, है ना। और वापस आने के चांसेस है दोस्तों। तो ये देखिए, ये अपना न्यूरॉन का चित्र है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ से पूछी जाती है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं को अगर हम ले लें, है ना, तो उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? जो कि इस साल पेपर में पूछा हुआ है ये इस टाइप से। तो ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो इसके बीच में जो एक खाली स्थान होता है ना दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? ये पूछा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों सिनेप्स। खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें आपको बता दी है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। या तंत्रिका कोशिका को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। दो क्रमागत तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? सिनेप्स कहते हैं। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। एक मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा बीच बीच में, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 नंबर में। तो दोस्तों आप तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के कार्य जरूर कर लें, ये चीज़ आपसे 3 नंबर में पूछी जा सकती है। 3 या 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा फ्यूज। विद्युत फ्यूज जो होता है उसके बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो विद्युत फ्यूज जो है क्या होता है? एक सुरक्षा युक्ति होती है। क्या होता है दोस्तों? सुरक्षा युक्ति होती है, जो हमारे सभी जो विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इनकी सुरक्षा करती है। कैसे? हाई वोल्टेज से, है ना। यानी अगर विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो उससे हमारी सुरक्षा करती है कौन? फ्यूज। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि घरेलू परिपथ में सुरक्षा युक्ति के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है आपका। दूसरा, विद्युत फ्यूज क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसमें याद रखिएगा, ये कम गलनांक का, इसका गलनांक जो होता है ना वो बहुत कम होता है। तो कम गलनांक का एक तार होता है ना। तो इसमें याद रखिएगा ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि फ्यूज जो होता है उसमें जिस तार का प्रयोग किया जाता है ना, तो उसका गलनांक कैसा होता है? तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, कम गलनांक का तार होता है। ये 2 चीज़ बता दी मैंने। तीसरी चीज़ देखिए, इसमें सोल्डरिंग वायर का यूज़ किया जाता है, फिर शीशा प्लस तांबा, इनका यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि इनकी एक ऐसी मिश्र धातु बना दी जाती है जिसका जो गलनांक है बहुत ही कम होता है। ठीक है, सोल्डरिंग वायर भी हम लिख सकते हैं, है ना। या फिर पतले तांबे के तार का उपयोग किया जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। पतले तांबे के तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका भी गलनांक कम ही होता है ना। तो तांबे का पतला तार होता है ना, तो जब धारा का मान बढ़ जाता है तांबे का पतला तार क्या होता है? गर्म होकर टूट जाता है। ठीक है, तो वो फ्लो जो है विद्युत धारा का, है ना, वो कम हो जाता है, मतलब टूट ही जाता है, बंद ही हो जाता है। ठीक है, तो वो हाई वोल्टेज जो है हमारे विद्युत उपकरणों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, चलिए 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है अपना यशद लेपन, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है ना। गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण भी कहते हैं इसको, गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो यशद लेपन होता क्या है कि जंग से बचाने के लिए क्या होता है? जंग से बचाने के लिए जो लोहे की वस्तुएं होती है उस पर जिंक की, या हम लिखे जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। और लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना ही, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। दोस्तों 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की या जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और 2 नंबर में आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ओके, चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा अपच। अपच से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो
अपच के उपचार के लिए, मतलब हमारे पेट में जब खाना नहीं पचता है तो उसको हम अपच कहते हैं। तो अपच के उपचार के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एंटासिड यानी एंटी एसिड भी हम इसको लिख सकते हैं। जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है, गैस बनती है, तो उसके इलाज के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एंटासिड का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्लस इसी से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं। भोजन पचाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों HCl अम्ल का प्रयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर में जो है भोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर ठहरता है ना? तो कहाँ पर ठहरता है दोस्तों? आमाशय में ठहरता है। और क्यों ठहरता है? क्योंकि वहाँ पर कौन सा HCl अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन में मिल जाता है, और HCl अम्ल जो है भोजन को क्या करता है? उसका माध्यम अम्लीय कर देता है, अम्लीय माध्यम कर देता है। ठीक है, मतलब उसको पचाना होता है, तो उसमें एसिड मिल जाता है, जिससे भोजन का माध्यम कैसा हो जाता है? तो अम्लीय हो जाता है। ओके, तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपके। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक अगर हम देखें, लघुपथन जो होता है, लघुपथन जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, है ना? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट जो होता है दोस्तों, इसमें धारा का मान क्या हो जाता है? धारा का मान जो है जाता है रिक्त स्थान में। आया था ये अभी 2024 में। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करें, कॉमन सेंस की बात है। धारा का मान क्या हो जाता है? या तो बढ़ जाता है या घट जाता है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा बढ़ जाता है ना? क्या हो जाता है? धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको छोटा रास्ता मिल जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? लाइव वायर जो होता है हमारा, जो लाल रंग का होता है, और एक होता है न्यूट्रल वायर, है ना, जो कि नीले या काले रंग का होता है, न्यूट्रल वायर, है ना, और ये होता है लाल कलर का लाइव वायर। तो ये दोनों तार आपस में जब टच हो जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं ना, लघुपतन कहते हैं। आपने सुना होगा कि लघुपतन या शॉर्ट सर्किट के कारण जो है किसी दुकान में आग लग गई, ऐसा बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। तो ये सब शॉर्ट सर्किट के कारण होता है ना? अगर तार क्षतिग्रस्त हो जाते, मान लो चूहे अगर तार खा जाते हैं, ऊपर का कवर खा जाते हैं, तो ऐसे में ये घटनाएं हो सकती हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला अगर हम लें तो दोस्तों विद्युत बल्ब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद्युत बल्ब से रिलेटेड। तो विद्युत बल्ब से क्या क्वेश्चन बन सकता है साइंस का, वो आप देखें। देखिए, विद्युत बल्ब में का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिलामेंट जो है उसको तंतु बोला जाता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। ठीक है, तो ये तंतु कौन सी धातु का बना होता है दोस्तों? तो टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। टंगस्टन का क्यों बना होता है ये भी पूछा जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी गलनांक जो होता है, वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और विद्युत बल्ब में जो है वो तार जो होता है टंगस्टन का, वो जलता है, और जलने के कारण उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। परंतु वो ताप 3500 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता। अगर 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो टंगस्टन क्या हो जाता है? टूट जाता है, यानी बल्ब क्या हो जाता है? शार्ट हो जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन का जो है गलनांक बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यह आसानी से टूटता नहीं है। इसीलिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। ये तो बना दोस्तों आंसर, 2 से 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप एक बार और वापस रिवर्स लेके वीडियो को एक बार और देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का ये बनेगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद एक और चीज़ यहाँ से पूछी जा सकती है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ये जो हमारा विद्युत बल्ब है ना, ये जो फिलामेंट है दोस्तों, ये जो तार होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। ओके, और इसके अंदर जो कौन सी गैस भरी रहती है, क्योंकि बल्ब को या ट्यूबलाइट को जब हम फोड़ते हैं, है ना, जब तोड़ते हैं, तो उसमें से तेजी से आवाज़ निकलती है, विस्फोटक आवाज़ निकलती है। तो उसमें होती है दोस्तों आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस। और ये गैस क्या करती है? टंगस्टन को टूटने से बचाती है। ठीक है, तो आर्गन गैस पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव इस टाइप के आपके बन सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारा वीडियो दोस्तों पहली बार देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो सके। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक ले लेते हैं हम। अश्वशक्ति से रिलेटेड दोस्तों ये हर बार पूछा जाता है, अश्वशक्ति, लेकिन इस बार नहीं पूछा गया था। अब रुक जाना नहीं में ये आने के पूरे चांसेस है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों 746 वाट होते हैं। ठीक है, अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर बोलते हैं ना हम, जैसे पानी का पंप आता है, 1 हॉर्स पावर की मोटर है या 2 हॉर्स पावर की मोटर है ना, तो इसमें क्या कौन सा 746 वाट होते हैं दोस्तों एक अश्वशक्ति में। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, स्वच्छ दृष्टि के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी। अब इस चीज़ को समझिए कि ये क्या पूछा क्या है आपसे। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है ना? तो इसके लिए ये बात ध्यान रखिए, स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ का फोटो खींच रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कैमरा जो है वो फोटो जो है ब्लर होता जाता है, कभी ब्लर होता है फिर क्लियर होता है, फिर थोड़ी देर में ब्लर होता है फिर क्लियर होता है। तो क्या होता है, लेंस जो है खुद को एडजस्ट करता है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को देखें और उसको हमारी आंखों के पास ले आए, तो जैसे जैसे वो वस्तु पास आती जाएगी दोस्तों, वो अपने को धुंधली दिखती जाएगी। ठीक है, तो कोई भी वस्तु हम कम से कम कितनी दूर रखें कि वो हमें स्पष्ट दिखाई देगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कम से कम आप
अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर अगर रखेंगे किसी वस्तु को तो वो आपको क्लियरली स्पष्ट दिखाई देगी। ओके, ये चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है दोस्तों, अच्छे से इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहे दोस्तों साथ साथ, ताकि आपके रिवीजन करने में आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों प्रतिरोध से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रतिरोध जो होता है ना, उसकी इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो दोस्तों ओम है। प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है, ये इसका चिन्ह होता है ना। ये तो मैंने प्रतीक बना दिया, खैर ये इस टाइप का इसका चिन्ह होता है, ये ओम का चिन्ह है, ठीक है। ये नहीं, ये छोटी लाइन्स होती है, ये प्रतिरोध का चिन्ह है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। फिर हम बात करें कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों विद्युत आवेश जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? तो आवेश को मापने की इकाई होती है दोस्तों कूलाम, ठीक है। कूलाम जो है ये इसकी इकाई होती है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है ना। नीला दिखाई देता है, और नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किस घटना के कारण दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण, है ना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। स्कैटरिंग कहते हैं इसको, है ना। स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है ना। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ऊपर कोई वायुमंडल होता ही नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन की घटना नहीं हो पाएगी, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश कैसा दिखेगा? काला ही दिखाई देगा। ओके, तो क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये भी बन सकता है आपका क्वेश्चन, एक 2 से 3 नंबर में। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, ये भी आपका 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। शायद ये पूछा भी है, काला क्यों दिखाई देता है, ये अभी 2024 में आया भी है क्वेश्चन दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है दोस्तों कि तारे जो होते हैं वो किस घटना के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तारे जो हैं किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन की घटना के कारण। एक और यहाँ से पूछा जाता है कि जल में डूबी हुई छड़ जो होती है ना, वो टेढ़ी दिखाई देती है ना। क्यों दिखाई देती है? वो भी अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। जल में डूबी हुई छड़ जो है तिरछी या टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देती है। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो अपवर्तन के कारण। और एक चीज़ पूछी जा सकती है कि जल में डूबा हुआ सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो वो भी दोस्तों हमें अपवर्तन की घटना के कारण ही दिखाई देता है। ओके, याद रखिएगा, अपवर्तन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव और बन सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि अपवर्तन के नियम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अपवर्तन कहते हैं किसको, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। और अपवर्तन का दूसरा नियम जो है उसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से डिटेल चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत काफ़ी हद तक आपकी मदद हो जाएगी। ओके, तो ये सारे आंसर आप वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको समझा रखा है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, वर्ण विक्षेपण, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। ओके, चलिए अगला टॉपिक हम लेते हैं, वर्ण विक्षेपण के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण का चित्र दोस्तों जो है आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये दोस्तों इसको प्रिज्म कहा जाता है। ये एक त्रिभुजाकार टुकड़ा होता है कांच का, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। और जब इस श्वेत प्रकाश को, यानी सूर्य के प्रकाश का जो होता है श्वेत प्रकाश होता है, उसको जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो दूसरी तरफ जो है ये श्वेत प्रकाश की किरण जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। आपने सुना होगा बेजानी है पीनाला, ला से लाल, और बे से बैंगनी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो कलर हमें प्राप्त होता है दोस्तों इसको हम वर्णक्रम कहते हैं, ठीक है। और इसको हम प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। और 7 रंगों में इस जो विभक्त होने की जो घटना होती है, इस घटना को हम कहते हैं दोस्तों वर्ण विक्षेपण। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक बार बोर्ड में इसका चित्र आया हुआ है, ये वाला चित्र जो है 3 नंबर पर पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं ये भी पूछा हुआ है, और चित्र बनाइए ये भी पूछा हुआ है। वर्णक्रम किसे कहते हैं? तो प्रकाश, वर्ण विक्षेपण के कारण जब प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त होती है तो इन 7 रंगों का क्रम जो है वो वर्णक्रम कहलाता है। ओके, तो ये सारा कुछ है वर्ण विक्षेपण में, आप इजीली याद रख सकते हैं चित्र के माध्यम से। और अगर और डिटेल में समझना चाहे तो मैंने बताइए, आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन कीजिए साइंस की, वहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में तैयारी करना है उस सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ज़्यादा वीडियो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनके आपको वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ें अगर हम, तो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण किया जाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अवशोषण। तो यहाँ से हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अवशोषण हो रहा है, शोषण तो शोषी। और अगर उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का अगर उत्सर्जन होता है तो वो हो जाएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है।
अगर ऊष्मा ली जा रही है मतलब उस अभिक्रिया को संपन्न करने से, फॉर एग्जांपल हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए आपको दूध में शक्कर डालने या पत्ती डालने से केवल चाय नहीं बन जाएगी, उसके लिए आपको उसे गर्म करना पड़ेगा, यानी ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो वो क्या होगी, ऊष्मा ले रही है, मतलब ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, ठीक है। और उत्सर्जन मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम सोडियम को पानी में डालते हैं, है ना, या फिर चूने को पानी में डालते हैं, तो बुलबुले और धुएं के साथ जो है हीट उसमें से निकलती है। और अगर सोडियम को ऑक्सीजन पानी से क्रिया करवाएंगे तो फिर तो ब्लास्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसको अपन कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके दोस्तों, बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा इस चीज़ को, वैसे क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए, और इसका वीडियो मैंने अच्छे से प्ले लिस्ट में डाल रखा है ना, तो वहाँ पे जाके आप 5-5 7-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखे, एक्सप्लेन कर रखे हैं। और पार्ट 1 से एक नए क्वेश्चन तो बनेगा ही सही। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये रुक जाना नहीं में आना चाहिए और सप्लीमेंट्री में भी आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई अभिक्रिया आपको समझनी है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, बहुत ही बड़े बेहतरीन तरीके से। मुझे नहीं लगता कि जैसा मैंने समझाया उस तरीका का कोई वीडियो आपको मिल सकता है। आप एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देखें। फिर दोस्तों आपसे प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड एक चीज़ जरूर पूछी जाएगी, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार अभी 2024 के पेपर में आप देखेंगे तो आपसे अभिक्रिया पूछी हुई है ना, अभिक्रिया की समीकरण पूछी हुई है, ठीक है। तो अभिक्रिया की समीकरण इस बार आ गई है, तो अब आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के रूप की, अगर ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कच्ची सामग्री होती है, रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल होता है यानी पानी, और क्या होता है, सनलाइट होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें। ओके, ये रॉ मटेरियल है, मतलब कच्ची सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और पौधे जो है यहाँ से पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मतलब पौधों के खाने बनाने या भोजन बनाने की प्रक्रिया, पौधों के भोज्य पदार्थ बनाने की या भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको कच्ची सामग्री से लेके आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से आप याद करें दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे प्रकाश अपने भोज्य पदार्थ के रूप में किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो वैसे पौधे ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारा ऑब्जेक्टिव अगला जो बन सकता है वो बन सकता है यहाँ से DNA RNA से, ठीक है। आनुवांशिक इकाई के रूप में हमारे गुणसूत्र में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, DNA। इसको हम बोलते हैं दोस्तों डी, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, या एसिड भी लिख सकते हैं आप, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जो है ये हमारा DNA का पूरा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर हम डी ऑक्सी हटा देते हैं, इसको अगर हम हटा देते हैं, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगर हम केवल ये इतना इतना लिखते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा RNA का फुल फॉर्म। ओके, तो DNA और RNA का फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखें। ये आनुवांशिक पदार्थ है, मनुष्य के गुणसूत्र में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो दोस्तों DNA होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और DNA में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों HIV। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 2024 के पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आया नहीं है अच्छा, तो मुझे लगता है कि अब ये पूछा जा सकता है ना। तो HIV का पूरा नाम होता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी वायरस। ये HIV का पूरा नाम है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। ओके, और ये HIV एक वायरस है दोस्तों, जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है, बहुत ही पॉपुलर है और गुप्त रोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको। तो बताइए कौन सी बीमारी है, जी हाँ AIDS, जिसको हम एड्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। पहले बोर्ड का सबसे फेवरेट ऑब्जेक्टिव हुआ करता था ये। तो एड्स का पूरा नाम होगा दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। और यौन संक्रमित रोग है दोस्तों, याद रखिएगा, यौन संक्रमित, है ना। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि यौन संक्रमित रोगों के नाम लिखिए, या यौन संक्रमित रोग कौन से होते हैं। तो यौन संक्रमित रोग कौन से होते हैं दोस्तों, जो यौन क्रिया के द्वारा फैलते हैं उनको हम यौन संक्रमित रोग कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों चैनल को। यौन क्रिया के द्वारा फैलने वाले सभी रोगों को हम यौन संक्रमित रोग कहते हैं। अगर नाम पूछ ले दोस्तों आपसे, एड्स जो है पूछा गया है पिछले साल, याद रखिएगा। एड्स से जो है दोस्तों ये यौन संक्रमित रोग है। इसके बाद गोनोरिया हम ले सकते हैं, गोनोरिया जो है ये भी यौन संक्रमित रोग है, ठीक है। ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यौन संक्रमित रोग कहते हैं, यौन क्रिया की तरह फैलते हैं दोस्तों। ओके,
चलिए इसके बाद हम आगे बढ़े दोस्तों, गुणसूत्र। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के अच्छे खासे चांस बनते हैं। तो गुणसूत्र जो है, मानव में टोटल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर आपसे जोड़े के बारे में पूछा जाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 में दो के पेयर होते हैं तो 23 पेयर होते हैं, तभी तो जाके 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 23वां जो जोड़ा होता है ना, 23वां जो जोड़ा होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। ये पूछा हुआ है, अभी 2024 में आया हुआ है दोस्तों, लिंग गुणसूत्र। 23वां जोड़ा जो है कौन सा गुणसूत्र कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और बाकी जो 22 जोड़े होते हैं दोस्तों, उनको हम कहते हैं ऑटोसोम। उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। वो मेल और फीमेल में सब में सेम होते हैं, केवल 23वां जोड़ा भिन्न होता है। इसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लिंग निर्धारण को समझाइए मनुष्य में, है ना। तो 23वें जोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? 23वें जोड़े पर, लिंग गुणसूत्र पे, यानी पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, है ना। पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। अगर वाई गुणसूत्र भाग लेता है तो पुत्र होता है, और अगर 100 गुणसूत्र भाग ले लेता है तो पुत्री हो जाती है। इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं होता दोस्तों। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है, इसका स्त्रावण कहाँ से होता है दोस्तों? अग्नाशय से। अग्नाशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों, है ना, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। यहीं से आपका इंसुलिन हार्मोन जो है उसका स्त्रावण होता है। ठीक है, अब इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है अग्नाशय से। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन जाएगा, या अग्नाशय से कौन सा हार्मोन का स्त्रावण होता है? तो इंसुलिन का होता है। ये 2 ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ, उल्टा सीधा घुमा के पूछ सकता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों रक्त में जो शर्करा होती है, यानी शुगर जो होती है ना, उसका नियंत्रण करता है ना। इसका नियंत्रण करता है कौन? इंसुलिन। ठीक है, तो रक्त शर्करा जिसको शुगर बोलते हैं, है ना। शुगर की बीमारी जो होती है दोस्तों वो इंसुलिन की वजह से ही होती है। फिर जो इंजेक्शन लगते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, उसमें जो दवाई भरी जाती है वो इंसुलिन हार्मोन होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अपना बॉडी जो है वो इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाती है, तो इस वजह से फिर इंजेक्शन के रूप में हमें इंसुलिन हार्मोन लेना पड़ता है। तो ये शुगर की जो बीमारी होती है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, हिंदी में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखिए। सही जोड़ी में भी आ सकता है कि मधुमेह जो होता है ये किससे संबंधित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों अगला हार्मोन हम लें तो अगला हार्मोन है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन, है ना। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये एड्रेनल ग्रंथि के ऊपर होता है ना। किडनी जो होती है, देखिए ये इस टाइप से हमारी किडनी होती है, उत्सर्जन तंत्र, है ना। किडनी के ऊपर यहाँ पे एड्रेनल ग्रंथि होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसी से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन। इसे दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, और लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ये हृदय जो होता है उसकी धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ओके दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, जब हमें डर लगता है तो वो भी उस कंडीशन में एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी से निकलता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों आप साथ साथ, है ना। आगे चलते हैं। अम्ल वर्षा से दोस्तों आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। अम्ल वर्षा का कारण अगर पूछे कि अम्ल वर्षा जो है किसके कारण होती है, तो SO2, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से जो के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है ना। या फिर ये पूछा जा सकता है कि ताजमहल जो है उसके क्षरण यानी सड़ना, उसकी टाइलें जो है वो पीली पड़ती जा रही है, संगमरमर की जो टाइलें हैं। और संगमरमर का सूत्र होता है दोस्तों CaCO3, याद रखिएगा। ये मार्बल का सूत्र है, मार्बल जिसको हम संगमरमर कहते हैं। और ये जो गैसें हैं ये पानी के साथ मिलकर, SO2 और NO2 जैसी गैसें पानी के साथ मिलकर, वर्षा के जल के साथ मिलकर जब गिरती है वर्षा के रूप में, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों अम्ल वर्षा। याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। अम्ल वर्षा की परिभाषा पूछे तो वो आपको आना चाहिए। ताजमहल के क्षरण का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? SO2, NO2 पाई जाती है। और मार्बल से रिलेटेड अगर पूछ ले दोस्तों, CaCO3 जो है मार्बल का फॉर्मूला है। ओके, याद रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि द्रव धातु कौन सी है, या कमरे पे ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों पारा जो है थर्मामीटर के अंदर जो होता है वो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, वो है धातु पर द्रव अवस्था में, बाकी सारी धातु क्या होती है? कठोर होती है। और अगर दोस्तों आपसे द्रव अधातु पूछ ली जाती है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और 2024 के आपके रुक जाना नहीं के पेपर में आपको मिलेगी इनमें से चीज़ें बहुत सारी। द्रव अधातु अगर आपसे पूछे दोस्तों तो वो होगी ब्रोमीन। द्रव अधातु ब्रोमीन है, और द्रव धातु पूछे तो पारा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे पूछे सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हीरा, है ना। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा दोस्तों? हीरा है। अगर मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पूछे दोस्तों, है ना, हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है ना, तो वो हो जाएगा दोस्तों दांतों की ऊपरी सतह जो होती है, दांतों का ऊपरी भाग जो होता है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, इनेमल, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों, साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आता है दोस्तों चमकदार अधातु, क्योंकि अधातु में चमक नहीं पाई जाती, धातुओं में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। फिर भी कुछ अधातु ऐसी होती है जो चमकदार होती है, तो उसका नाम है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन चमकदार अधातु है। और ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट जो है ये भी चमकदार अधातु है, ये दोनों चमकीली होती है। ठीक है, अधातुओं में वैसे चमक नहीं पाई जाती, लेकिन इन दोनों अधातुओं में चमक पाई जाती है ना। ठीक है, और ये जो है दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, है ना। पेंसिल की नोक में इसका प्रयोग किया जाता है, और सेल को अगर आपने तोड़ के देखा तो बीच में से जो एक छड़ निकलती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है ना। विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, और इसका प्रयोग जो है स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। पेंसिल की नोक में पाई जाने वाली धातु अगर पूछे तो ग्रेफाइट है। ओके, आयोडीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो वो होता है गाइटर रोग, है ना, याद रखिएगा। गाइटर जिसको घेंघा रोग भी कहते हैं, गला फूल जाता है ना, घेंघा रोग, गला फूल जाता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, इसलिए हमें डॉक्टर के द्वारा आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आपसे जटिल ऊतक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जटिल ऊतक, पौधों में दो प्रकार के जटिल ऊतक पाए जाते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, एक होता है दोस्तों जाइलम, जो कि जल का परिवहन करता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। एक होता है दोस्तों फ्लोएम, फ्लोएम होता है, ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है या परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों का। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, जल से जल, और फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। जटिल ऊतक कैसे कहते हैं दोस्तों, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को जटिल ऊतक हम कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी हुई है दोस्तों। ओके, चलो पौधों से संबंधित एक आध और चीज़ें मुझे याद आ रही है तो हम देख लेते हैं। वृद्धिरोधक हार्मोन सही जोड़ी में पूछा जा सकता है, पहले आया हुआ है। वृद्धिरोधक हार्मोन पौधों में कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है वो हमारा वृद्धिरोधक हार्मोन है, जिसको हम ABS भी बोलते हैं, ABS अम्ल, है ना। इसको वृद्धिरोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है मेंडल, है ना। तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो दोस्तों मटर के पौधे को चुना। यहाँ से 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मटर के पौधे को ही क्यों चुना, और 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं, यानी हेरिडिटी क्या है ना। और व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इन सभी का आंसर मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना के साइंस के नाम से डाल रखे हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 नंबर से 3 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, वो भी मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड करा रखे, तो आप जरूर से दोस्तों प्लेलिस्ट ओपन करके देखें और एक बार जरूर सारे वीडियो देख डालें, जिससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी, और आप खुद ही बिना लाइक करे रह ही नहीं पाएंगे वीडियो को, है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, चाहे आप 10th क्लास क्लियर होकर आगे भी निकल जाएंगे, फिर भी आप चैनल को जरूर लाइक करके रखेंगे, इतनी आपकी हेल्प होने वाली है इससे। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों रक्त जो है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसमें आयरन पाया जाता है दोस्तों, है ना। रक्त में आयरन पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन के रूप में होता है ना। किस रूप में होता है, हीमोग्लोबिन के रूप में होता है दोस्तों। ठीक है, हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और हीमोग्लोबिन जो है लाल वर्णक होता है, लाल रंग का वर्णक होता है ना। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है। ओके, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना किसका काम होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का काम होता है। तो याद रखिएगा, इसका कार्य पूछ सकता है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, या आयरन लोहा जो है किस रूप में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है ना। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो 3-4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है ना, तरल संयोजी ऊतक है। शरीर में पाया जाने वाला तरल संयोजी ऊतक कौन सा है, तो रक्त। ओके दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि पौधों का रंग हरा क्यों होता है, क्यों होता है दोस्तों बताइए। क्लोरोफिल नाम का वर्णक उसमें पाया जाता है। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। चलिए मैं हरा कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है, पौधों का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। ओके, याद रखिएगा। और क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो होती है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होती है, नहीं सॉरी, मैग्नीज धातु पाई जाती है, मैग्नीज धातु पाई जाती है क्लोरोफिल के केंद्र में। ठीक है, वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे केवल ये पूछा जाएगा पौधों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ओके, और सनलाइट को एब्जॉर्ब भी यही करता है, क्लोरोफिल ही करता है ना। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम भी क्लोरोफिल ही करता है पौधों में। ओके, इसके बाद दोस्तों प्रकाश जो होता है, किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा, विचलन जो है सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। विचलन की बात कर रहा हूँ, याद रखिए, है ना। ब्लू कलर से जो है मैंने विचलन लिखा है, स्कैटरिंग जिसको हम बोलते हैं। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किसका विचलन होता है दोस्तों, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसी वजह से खतरे के सिग्नल जो है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं,
तो क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है और मौसम कैसा भी हो, खराब मौसम में भी लाल रंग जो है दूर से दिखाई दे जाता है और हमें पता चल जाता है कि आगे खतरा आने वाला है। ठीक है, और बैंगनी रंग का विचलन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। तो दोस्तों लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। याद रखिए तरंग दैर्ध्य और विचलन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जिसका विचलन अधिक होता है उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, इसी कारण से विचलन अधिक हो जाता है। तरंग दैर्ध्य कम होगी तो विचलन अधिक होगा, और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो विचलन हो ही नहीं पाएगा, बहुत कम होगा। ओके, तो चलिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कि क्या है। जंग जो है दोस्तों, जंग कैसी अभिक्रिया है, तो मंद अभिक्रिया। याद रखिएगा, जंग लगना जो है एक मंद रासायनिक अभिक्रिया है। और जंग का अगर सूत्र पूछ ले आपसे तो Fe2O3 10H2O, ये आपके जंग का सूत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, चलिए इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों विद्युत धारा जो है या विद्युत जो है उसका व्यापारिक यूनिट क्या है ना। व्यापारिक यूनिट तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यापारिक इकाई जो है या विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो दोस्तों उसको हम यूनिट बोलते हैं ना कि मीटर ने कितनी खपत करी, तो 50 यूनिट का बिल आया है या 20 यूनिट का बिल आया है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, यूनिट कहेंगे। ओके, इसके बाद जंग का काम हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकता है बच रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी साइंस के मैंने ऑब्जेक्टिव ले आया हूँ मैं आपके सामने। कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मेरे हिसाब से वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ चीज़ें चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कीजिए, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.